तो एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब फैमिली की तरफ से सभी लोगों को भाई हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तारीख बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूं कि आज आपका 8 से 10 प्रश्न सही होगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? यंत्रवत याद करना या योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना या केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना या बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या आपको जो है याद करवाना है? नहीं भाई, याद नहीं करवाना है। ठीक है। क्या वर्गीकरण आपको करना है? नहीं करना है। केवल दिखा काट दो। तो केवल यही आपका बचा है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यही बात जो है बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। ठीक है। बाल केंद्रित आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है, शिक्षा केंद्रित नेगेटिव होता है। ठीक है। तो प्रश्न आपका पॉजिटिव था तो पॉजिटिव उत्तर भी आपको ढूंढना है। ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं या संबंधित नहीं है या पूर्णतः अलग हैं या स्वतंत्र हैं? बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सीटेड एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है, क्लासेस है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज 1 जनवरी भाई तिथि है और 30 दिन का समय है इसमें और 1 हफ्ते का समय उसमें है। धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है तो तैयारी आप लोग करते रहें। और देखिए सिलेबस ठीक है आपका कंप्लीट अगर 80 से 90% भी हो गया है तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर बूस्ट होगा, ये समझ लीजिए। आप कितना भी सिलेबस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है बताइए। तो यहां पे सन्निहित है। ऑप्शन यहां पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस के अभी तक क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना है, बट अभी ऑनलाइन में बहुत सारे सेट तैयार हो गए थे। तो ऑनलाइन जब से एग्जाम हुए 22 से और इधर 25 तक का आपको तैयार करना है बस, क्योंकि इधर ही बहुत सेट हो जाते हैं। ठीक है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंध द्वारा अर्जित है या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है या जो है यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तीसरा का जवाब दीजिए। इन्हीं दोनों में से बताइए संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए या जो है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रयुक्त करके या प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए या बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए या बच्चों को दंडित करना चाहिए? बहुत ही सरल प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। बताइए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या आपको दंडित करना है बच्चों को? नहीं भाई। अनदेखा करना है? नहीं। आपको याद करने के लिए कहना है? नहीं। बचा आपका बी कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय या जो है निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा या जो है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है या जो है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इन्हीं दोनों में से बताइए। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देना प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव यही पड़ता है कि अधिगम में जो है यहाँ पे बच्चों की जो है स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। तो बार बार पुरस्कार आपको नहीं देना है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम आवर्ती संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या अधिगम पुनरुत्पादन व स्मरण की प्रक्रिया है, या जो है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही ज्यादा मुझे कोल्ड है, तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर दीजिए सब लोग। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये वाला कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, या अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 7 का? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो यहां पे सी वाला करेक्ट होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक जो है प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं? गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके, या बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार बंधन करके, या प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, या केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। बताइए 8वें का जवाब देख क्या हो जाएगा? बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां पे टैग वर्ड की सहायता से आप इस प्रश्न को सॉल्व करना भाई, टैग वर्ड की सहायता से। क्या बच्चों को दंडित करना है? नहीं करना। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना है? नहीं देना है। अभी मैंने बताया केवल दिखा काट दो, केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है, टैग वर्ड की सहायता से आप प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? बताइए। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो शारीरिक दंड यहां पे दिखा तो ये तो बढ़ावा देगी नहीं, तो पहला जिसमें जिसमें हो काट दो, ये दोनों नहीं होंगे। अब इनमें से बताइए आप लोग। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो निरंतर आपको तुलनात्मक मूल्यांकन भी नहीं करना है। ठीक है, तो केवल दूसरा तीसरा आपका यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन चौथा वाला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, एक व्याख्यान देके, या प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, क्या आप आज से तैयार हैं डेली पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए? कमेंट बॉक्स में यस करके बता दीजिए। क्या आपको 100 प्लस का स्कोर करना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहां पे बार बार यांत्रिक अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, ना ही योगात्मक अवसरों की व्यवस्था करना है आपको बार बार। ठीक है, व्याख्यान आपका नेगेटिव ही होता है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। ठीक है, अवसर आपका जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बताइए, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, या लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, या जन्मजात विशेषताएं। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ये वाला दूसरा वाला है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है।
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? बताइए। ये भी क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूं। विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस परिवार एवं पास पड़ोस परिवार एवं मीडिया। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का जो उदाहरण होता है वो होता है विद्यालय और मीडिया। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वयस्कता, या शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे कौन सी अवधि है? तो मध्य बाल अवस्था एवं किशोर अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे शैशवावस्था प्रारंभिक बाल अवस्था होगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा वाला करेक्ट होगा। यानी कि जन्म से लेके 6 से 7 साल तक जो आयु होती है, इसमें विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है इसमें? बताइए। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास परिपक्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये वाला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान इस शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर समता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान। भाई ये क्वेश्चन 100% छपेगा। आप लोग देखते होंगे कि हर दूसरे दिन ये पीवाईक्यू में मिलता है। ठीक है, और मैं पीवाईक्यू ही लाता हूं, मैं अपने से क्वेश्चन नहीं ऐड करता हूं, वो पूरा रियल पीवाईक्यू होता है। मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करता हूं कि पहले मैं दूसरा सेट कर दिया, तीसरे में दूसरा क्वेश्चन सेट कर दिया। मैं प्योर पीवाईक्यू करवाता हूं भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो 15 का जो भी राइट आंसर हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जो है उत्तर जरूर बता देना। मैं अगर आपके कमेंट को लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और लिख के बताना कि जेंडर संबद्धता है, या जेंडर समरूपता है, जेंडर पक्षपात है, ये जेंडर पहचान है। ऐसे मत बताना कि 15 का ए 15 का बी। ठीक है, तो ये आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। बाकी आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप लोग जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी।